विकास वादे हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर सियासी हवा वैसे ही गरमाई हुई थी और अब आतंक पर राजनीति चल निकली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली सरकार कह दिया। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री की भाषा को अस्वीकार्य करार दिया। सवाल यह है कि यह मुद्दा राजस्थान के रण में क्या रंग दिखाएगा। क्या बीजेपी इस मुद्दे पर हमले जारी रखेगी और क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है या इस मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट अशोक सिंह बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फोनो हम यहां पर लेना चाहते हैं। इस वक्त एडवोकेट माधव प्रपन्न स्वामी जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। माधव जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार सर। नमस्कार माधव जी, आपसे पूछना चाहते हैं, ये आतंक का समर्थन नो डाउट क्राइम है, लेकिन किस तरह का क्रिमिनल केस होता है, ये किस तरह का क्रिमिनल एक्ट होता है? जी, आतंकी गतिविधियों पे उनकी रोकथाम के लिए वैसे स्पेशल एक्ट है भारत के अंदर, यूएपीए एक्ट जो है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी एनआईए है जिसका स्पेशल एक्ट है, स्पेशल कोर्ट्स हैं। अब समर्थन किस तरीके से उस पर डिपेंड करता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। जैसे कि समर्थन में एक कोर्ट एक्ट है, अनलॉफुल असेंबली के थ्रू है या कुछ वेपन के थ्रू है, तो क्लियर कट ऑफेंस बनता है यूएपीए एक्ट के, जो कि शेड्यूल 2 है, जो चैप्टर 2 के अंदर, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर एक सिंपैथाइज करना हुआ तो उसमें एक्चुअली वो डिसअपॉइंटिंग चीज तो हो सकती है, लेकिन उसमें प्रोसिक्यूशन बड़ा डिफिकल्ट है। सिंपैथाइज करने वालों पे बड़ा डिफिकल्ट है प्रोसिक्यूशन, मेरी ओपिनियन में। क्योंकि उसमें जो शेड्यूल ऑफेंसेस है, सहानुभूति भी कवर होता है इसमें। नहीं, सहानुभूति कवर नहीं होता मेरे हिसाब से। उस पर प्रोसिक्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन बहुत डिफिकल्ट है उसमें। अल्टीमेट उसमें कन्विक्शन भी बड़ा डिफिकल्ट है मेरे मत में। तो इसी कड़ी में एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर किसी तरह से इस पर एफआईआर होती है या जांच बैठती है तो ऑफेंस को बेलेबल माना जाएगा, नॉन बेलेबल माना जाएगा? क्या इसमें सजा का प्रावधान होगा? भाई, अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे और चीजें आते हैं, तथ्य आते हैं कि भाई ये सिंपैथाइज करना, उसके साथ कुछ ओवर्ट एक्ट हुए थे, कुछ फाइनेंसिंग हुई थी और कुछ और एसोसिएशन था अलग एलिमेंट्स के साथ जो देश विरोधी एलिमेंट्स थे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर तो नॉन बेलेबल हो सकता है ऑफेंस और एनआईए के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक उसपे बड़े पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं पूरा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस विषय के जो इफ एंड बट्स होते हैं ना, और जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, उसको समझना जरूरी था और इसीलिए हमने इस विषय से पहले एक एडवोकेट का फोनो लिया। हेमंत भाई जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। क्या इस मुद्दे की जरूरत थी राजस्थान के रण में? क्या हो सकता है इसके पीछे राजनीतिक दलों की रणनीति में? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके कुछ मायने होते हैं। ठीक है। पिछले दिनों हमने देखा उदयपुर का कन्हैयालाल मर्डर हुआ, करौली की घटना हुई, ये तमाम घटनाएं हुई। इसके अलावा हमने देखा कि पीएफआई जैसा आतंकी संगठन बेरोक टोक होकर जुलूस निकालता है, लेकिन रामनवमी की शोभा यात्रा या कांवड़ यात्रा, इन तमाम यात्राओं पर सरकार रोक लगाती है। तो ये राजस्थान सरकार की क्या मनोदशा है और क्या उसका तुष्टिकरण की नीति है, जो तुष्टिकरण नीति सरकार कांग्रेस का जिस पर पेटेंट है, आजादी के बाद लगातार करती आ रही है, वो सब नीति राजस्थान सरकार ने की और इसलिए प्रधानमंत्री जी को इन बातों का जिक्र करना पड़ा। नहीं, लेकिन हेमंत भाई, कांग्रेस तुष्टिकरण के आरोपों पर तो बैकफुट पर नहीं है, लेकिन क्या आतंक से सहानुभूति के आरोप पर बैकफुट पर दिखती है आपको? नहीं, देखिए, वो बैकफुट पर आए या नहीं आए, लेकिन अब चूंकि पीएफआई जैसी संगठन को यहाँ पर मान्यता मिल जाए और आरएसएस जैसे संगठन को यहाँ पर एक तरह से धार्मिक संगठन घोषित कर दिया जाए, एक आतंकी संगठन के रूप में देखा जाए, तो तमाम तरह के प्रश्न तो उठेंगे, जनता तो उन पर प्रश्न उठाएगी। और आप देखिए ना कि मुस्लिम फेस्टिवल्स पर एक ऑर्डर एक वायरल होता है
कि साहब इनको बिजली पर्याप्त रूप से दी जाए, तो ये सब प्रश्न खड़ा करने वाली चीजें हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो ये तो है, ये तो मुद्दा बनेगा राजस्थान के चुनावों में। ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और राजकुमार शर्मा जी, मेरा जो आपसे सवाल है, सीधा सीधा सवाल है कि एक तो अगर आतंक से सहानुभूति का आरोप आप पर लगता है तो उस पर आपका रिएक्शन आना लाजमी है, लेकिन सिर्फ उसे प्रधानमंत्री मोदी की भाषा से जोड़ देना क्या इनफ है? आपको लगता है ये जवाब हो गया, खत्म? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके समाचार प्लस चैनल परिवार को, पूरे प्रदेशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की, अन्नकूट की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। शुक्रिया सर, आपको भी। भारत के प्रधानमंत्री जी अब 14 दिन तक राजस्थान में और विचित्र विचित्र बातें बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कमर कस के तैयार है। स्वप्निल जी, केवल 14 दिन बचे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आतंकी संगठनों जैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है या कांग्रेस से नहीं सहानुभूति रखती है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सहानुभूति रखती है, सिंपैथी रखती है। मैं कह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। भारत के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि राजस्थान भी उन्हीं का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। भारत में वो कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। वो ऐसे भाषा इस्तेमाल करने से कि हम आतंकियों से सॉफ्ट दिल रखते हैं या किसी और के साथ सॉफ्ट रखते हैं, लेकिन इसमें एक भी शब्द असंसदीय है क्या? एक भी शब्द ऐसा आपको लगता है कि जो गाली गलौज की श्रेणी में आता हो? आतंक से सहानुभूति 3 शब्द हैं, साधारण शब्द हैं, पर आरोप बेहद गंभीर है, संगीन है। स्वप्निल जी, आरोप कितना गंभीर, आप इससे अंदाज लगाएं कि कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद के प्रति सहानुभूति से कहें या एक तरह से उनके साथ जोड़ दिया गया है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों का चुनाव हारने जा रही है। ये नए नए हथकंडे अपनाएंगे। ये राजस्थान की जनता को 5 राज्यों की जनता को भटकाने का काम करेंगे। राजकुमार जी, आप मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को उससे जोड़ दिया गया, कोई ऐसे ही तो नहीं जुड़ जाता भाई, कोई तो वजह रही होगी वाली शायरी तो आपने सुनी होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मनीष तिवारी अपनी किताब में ये लिखते हैं, जो कि कांग्रेस के ही झंडा बरदार रहे लंबे समय तक, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 26/11 में जैसा विल पावर दिखाना चाहिए था आपने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इस तरह की चीजें जुड़ गई तो शायद आपको उससे जोड़ रही है। स्वप्निल जी, अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसी एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई करिए ना। कानून काम करेगा। केवल प्रधानमंत्री जी के बोल देने से या मेरे मना कर देने से कोई चीज होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो कानून में जाएं, शिकायत करें, कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सारी बातें केवल 13-14 दिन चलेगी। अच्छा, उसके बाद सब बंद हो जाएगी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी देख लेते हैं, लेकिन जब आपने पूछा बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए तो बीजेपी से रिएक्शन ले लेते हैं। भूल जाएगी। अशोक सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और अशोक सिंह जी, मुझे एक बात आप समझाइए। कानून क्या कहता है, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक वकील का फोन लिया और आपने भी उसको सुना होगा। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, बीजेपी क्या मानती? टेक्निकल पॉइंट्स पे मत जाइएगा, मैं कानून की डेफिनेशन नहीं जानना चाहता हूं, वो हम सब जान चुके हैं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, बीजेपी को क्या लगता है, आतंक से सहानुभूति राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह है कि नहीं है? स्वप्निल जी, आपने ओपनिंग में दिखाया, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी अशोभनीय थी। 5 साल का यदि कांग्रेस का चित्रार्थ करते हैं कि इन्होंने क्या क्या 5 साल में किए, उसके बारे में यदि प्रधानमंत्री जी आकर के बताते हैं तो मुझे लगता है कि अशोभनीय क्या हुई। जो घटना घटित हुई है हर क्षेत्र में उन्होंने बताया कि ये कौन कौन सी राजस्थान के अंदर घटना घटित हुई है, पेपर लीक से लेकर के जो और भी घटना घटित हुई है। मुझे बताइए ना, सवाल कितना सिंपल है। आतंक से सहानुभूति बीजेपी के लिए राजद्रोह राष्ट्रद्रोह है या नहीं है? मैं कह रहा हूं जैसे जयपुर का बम ब्लास्ट था, जयपुर के बम ब्लास्ट में कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपना वर्जन दिया कि सही रूप से पैरवी नहीं हो रहे के कारण से इनको बरी किया जाता है, फांसी की सजा नहीं, कुछ बरी हो गए सारे सारे। ठीक है। और उसमें यदि एजीए सीनियर अधिवक्ता आते वो नहीं आए, लेकिन सरकार बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देकर के आप लेके आते थे, उनके 5 स्टार होटलों की व्यवस्था करते हो, चार्टर विमान की व्यवस्था कांग्रेस करती है। इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करी, कांग्रेस सरकार ने करी और कुछ केसों की मानहानि की कोशिश करी। सबूत क्या है? सबूत है, क्या है सबूत है? आपके अखबारों में आई है, टीवी में चला है, बकायदा सब कुछ। उसके बाद में पार्टी ने बोल दिया ना। नहीं, मैं बता दिया ना आपको। आप ये बताइए, आपने जयपुर के बम ब्लास्ट के अंदर एजीओ किया क्या? नहीं,
आपने कोई सीनियर कौंसिल को किया, दिल्ली से बुला के लेके आए, सरकार बचाने के लिए नहीं लेके आया दिल्ली से। जब मैं आपसे बात कर रहा था, दिया मैंने किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करने दिया। लेकिन अशोक सिंह जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, मुझे क्लियर कट बताइए ना, आतंक से सहानुभूति बीजेपी की नजर में राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह है या नहीं? एक तो मैंने आपको ये उदाहरण बताया, ये एक तरह से आप देख लीजिए कि नैतिक रूप से और सरकार को चलाने से और किस प्रकार से ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, इसका जागता जयपुर बम ब्लास्ट है। दूसरा, जैसे पीएफआई या जैसे संगठन है, उसको आप परमिशन देते हो, बाकी को परमिशन नहीं देते हो, फर्स्ट। दूसरा आपने क्या ये तुष्टिकरण नहीं है क्या? ये तुष्टिकरण मतलब आपको एक सहानुभूति लेना, किसी वोट बैंक के लिए लेना। ठीक है, आप उसको कहोगे कि टेररिस्ट के लेकिन ऐसी मानसिकता को कंटिन्यू रखूंगा, आतंकवादी मतलब ऐसी मानसिकता है ऐसे लोगों की। डॉक्टर हेमंत भाई को समर्थन कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं और इसी टॉपिक पर बातचीत जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उसे विचित्र की श्रेणी में कांग्रेस ने रखा है, और बीजेपी से जब यह पूछा जाए कि क्या आतंक से सहानुभूति राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह होता है, तो उसका जवाब गोलमोल कुछ घटनाएं जरूर गिनाई जाती हैं। इस पर डॉक्टर हेमंत भाई गोयल को जोड़ना चाह रहे थे। हाँ हेमंत भाई जी, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं स्वप्निल जी, मैं एक बात बहुत साधारण सी कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगाया, तो अब जो कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे नेता हैं, वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को सीरियसली काउंटर कर रहे हैं? एक बात, इतना बड़ा आरोप अगर कांग्रेस के लिए गलत लगता है, तो अभी तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या माननीय राहुल गांधी जी, तमाम नेता जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम तो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, और क्यों नहीं वो चुनाव आयोग अभी तक उनको जाना चाहिए? क्या उनको इस तरह की कोई कंप्लेंट उनको चुनाव आयोग में नहीं करनी चाहिए कि अगर ये प्रधानमंत्री जी का आरोप अगर गलत है तो? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। और अगर कोई काउंटर मैं आपको काउंटर करूंगा हेमंत जी, मैं आपको काउंटर करूंगा। हेमंत भाई जी, मुझे एक बात बताइए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि अगर देश भर में तुष्टिकरण हावी हो रहा है, तो ये सेंटर का भी फेलियर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आतंक से सहानुभूति रखने वाले लोगों पर जांच नहीं बैठी है और उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये भी तो सेंटर का फेलियर है ना, क्योंकि अल्टीमेटली केंद्रीय गृह विभाग के अंडर में ये चीजें आएंगी। जी नहीं, बिल्कुल फेल्यूर है। लेकिन आप देखिए कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब अगर पीएफआई जैसे संगठन को कांग्रेस सपोर्ट करती है, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? एक टाइम में सीबीआई को परमिशन स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं मिलती थी, तभी तो ईडी का निर्माण हुआ ना, तभी तो ईडी को इतना पावरफुल बनाया गया। ठीक है, क्योंकि सीबीआई बिना राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं आ सकती थी। तो इस तरह की बातें भी हैं, लेकिन इसको कांग्रेस को इतने हल्के में इस आरोप पर नहीं लेना चाहिए। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूं। मैं ठीक है, मैं आपकी बात को राजकुमार शर्मा जी आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए राजकुमार जी, जो मैंने आपसे कहा ना, पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये विचित्र और भाषाई गरिमा से आगे के आरोप हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित रखा, तो आपने क्या इन आरोपों को हल्के में लिया? दूसरा अहम सवाल जो मैं हेमंत भाई जी की बात में जोड़ते हुए आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें मानहानि क्यों नहीं दिखी साहब? ये चोर की दाढ़ी में तिनका तो हो नहीं सकता, पर आपको इसमें मानहानि क्यों नहीं दिखी? स्वप्निल जी, हमारा आला कमान इस बात को संज्ञान में लिए हुए निश्चित तौर पे कोई ना कोई अच्छा फैसला होगा, आपको चैनल पे बता दिया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री मुद्दों से भटका रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास किया है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी गलत क्या कह रही है सर? कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल देख करके बीजेपी गलत क्या कह रही है, मुझे ये बताइए, बीजेपी गलत क्या कह रही है? करौली में इंटेलिजेंस जो आपको इनपुट देता है उसे आप देखते नहीं, इसके अलावा क्या यहाँ पर त्योहारों पर कुछ चीजों पर बैन नहीं लगा? तो बीजेपी गलत क्या कह रही है? वो तो इवेंट्स को कोट कर रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड, पार्टी मुद्दों से भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 दिन बाद चुनाव है और इन 10-12 दिनों में सारी बातें क्यों याद आ रही है? हम कह रहे हैं मैदान खुले हैं, 25 तारीख को चुनाव हो जाने दो, आराम से सारी बात कर लेंगे बैठ के। लेकिन अभी हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आप कभी ईडी भेजते हो, कभी इनकम टैक्स भेजते हो, कभी सीबीआई भेजते हो, कोई उम्मीदवार राजस्थान छोड़ के नहीं जा रहा है। विश्वास मानिए राजकुमार जी, विश्वास मानिए, ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं ये बेहद संगीन है और उस पर आपका इनेक्शन मोड कई गंभीर सवाल और आप ही पर खड़े कर रहा है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है राजकुमार जी की एक तो बधाई रिपीट होने के लिए कांग्रेस पार्टी तो समझी समझाई स्वप्निल जी, हम तो विकास के मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको शानदार समर्थन मिल रहा है। ठीक है, और हमारे शानदार उम्मीदवार जीत के आएंगे। अशोक सिंह जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, अगर इस देश में आतंक से कोई सहानुभूति रख रहा है, तो उस पर कार्रवाई करना तो आपकी जिम्मेदारी है और किसी की तो है नहीं। वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
देखो पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, और दूसरा, हाँ नहीं, एक और चीज, कन्हैयालाल हत्याकांड का बोलते बोलते ना आप ये भी बताइए, सेंटर की एजेंसियां जांच कर रही है, वो जांच कहां तक पहुंची? मैं एक बार हिली बताऊं, नहीं जांच अभी तक। एनआईए ने स्वप्निल की जवाब जांच ले की। लेते हैं, बता रहे हैं, जवाब आप ले रहे हैं ना। इसलिए देरी रखें। आप जवाब ले लेते हैं, हाँ बोले अशोक सिंह जी। देखो पहले तो ये आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते हैं तो एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उनको इतना दर्द क्यों होता है कि आतंकवाद जो शब्द होता है कि एक तरह से दूसरे देशों के आतंकवाद जो आता है उन शब्दों से, तो उसको आप अन्यथा न ले, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं ये कि इनका वोट बैंक की बात करते हैं। हम कहेंगे एक नैतिक रूप से एक मानसिक जो राजस्थान के अंदर बस रही है, मानसिकता जो बस रही है तुष्टिकरण की, जब आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल तो आपसे बहुत सीधा था कि सहानुभूति रखना राष्ट्रद्रोह है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं कि अब मैं एक बता रहा हूं आपको, यदि बाटला हाउस है, बाटला हाउस में सोनिया गांधी बार बार रोती है, वो समर्थन नहीं है तो क्या है? अच्छा हो गया ना, मौन समर्थन हो गया और रोके समर्थन हो गया। जेएनयू में यदि नारे लगते हैं, भारत विरोधी नारे लगते हैं, तो ये बताओ ये है नहीं है? जेएनयू में कानून व्यवस्था कौन देखेगा? ये मानसिकता कानून व्यवस्था कौन देखेगा? नहीं, जेएनयू में कानून व्यवस्था कौन देखेगा? मैं कह रहा हूं कि ये मानसिकता को समर्थन कौन कर रहा है? ठीक है, कानून व्यवस्था आ गई, सर आप अपनी कार्रवाई में एक शब्द आता है कार्रवाई का, एक आता है मानसिकता का, और उस मानसिकता को समर्थन कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको फायदा है कि वो ऐसी मानसिकता पनपी रहे और चलती रहे? देखो पहले कांग्रेस के लिए कहा जाता है कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, अब कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, सांप्रदायिक ताकतों के साथ, आतंकवादी के साथ है, बताइए। सांप्रदायिक ताकतों के साथ, बताओ क्यों? उन लोगों के साथ में जो देशद्रोही की नहीं, राजस्थान की आन बान जो शान होती थी उसको खराब करने का, भाईचारा को खराब करने का काम किसने किया? आपको कार्रवाई 5 साल के अंदर किसने किया? राजस्थान की एजेंसियां नहीं है, राजस्थान की एजेंसियां नहीं है, राजस्थान की एजेंसियां नहीं है। देखिए ये फेल हो गई है। नहीं, आप 2 साल 3 साल 4 साल पहले कहते थे फेल हो गई है। अरे सर, चुनाव हो जाता। नहीं, आप तो वकील है ना, आपको पता है ना कि अगर आतंक से रिलेटेड कोई घटना होगी तो उसकी जांच सीधे किसके पास जाएगी और वो किसके अंडर में रहेगी? मैं कह रहा हूं मानसिकता है, तो उस मानसिकता से आपको फायदा है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप जैसे धारा 144 लगाते हैं, वो धारा 144 लगाई, प्रशासनिक इनपुट आया कि साहब यहां कुछ हो सकता है, वो प्रशासनिक इनपुट आया 144 धारा लगा दी। आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, रैली नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस आधार पर यदि करेंगे ये ठीक है। एक राउंड और बचा है, एक राउंड और बचा है डिबेट का। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और उसको इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजकुमार जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं साहब, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, मनीष तिवारी कहते हैं, जिस वक्त गुलाम नबी आजाद आपकी पार्टी में थे वो आजकल खुलकर कह रहे हैं, सैफुद्दीन सोज कह चुके हैं, इसके अलावा और भी लोग कहते हैं। एक एंटनी हाल ही में कहते हैं कि हिंदुओं के प्रति उतना प्रेम नहीं दिखा पाते हम, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए आप पर लगने वाले आरोप लंबा चलते हैं और आप पर जुड़ जाते हैं। जो आप कह रहे थे ना कि हम पर आरोप जुड़ गए, इस कारण से जुड़े हैं। आप इस बात को समझते हैं? इसके कोर में जाने की कोशिश की है आपने? देखिए सोनली जी, कांग्रेस पार्टी सभी जातियों का, सभी धर्मों का स्वागत करती है। ये देश सभी जातियों, सभी धर्मों से मिलकर बना है। भारतीय जनता पार्टी के कह देने से किसी एक जाति विशेष का या किसी 2 जाति विशेष का देश नहीं है। नहीं, इस देश के अंदर हिंदू, 26/11 के बाद पूरे देश को लग रहा था कि आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए और सारी भाषाएं बोली जाती है। मनीष तिवारी को लग रहा था आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए, फिर मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आपने कड़ा एक्शन नहीं लिया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल गई फिर हम क्या करेंगे? इस तरह से माना गया कि आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होकर दिख रहे हैं, बाजार बना रहे और देशवासी, प्रदेशवासी आपस में भाषा के नाम पर, किसी और नाम पर लड़ते रहे। अशोक सिंह जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और देखिए, मैं तब तक आपका पीछे अशोक सिंह जी छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप इस बात का जवाब नहीं देंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई होना चाहिए ना, जब इतने संगीन आरोप आप प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं और कोई नहीं लगा। अरे फिर प्रधानमंत्री आरोप क्यों लगाएंगे? प्रधानमंत्री तो कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई तब होगी जब लिखित में शिकायत होगी। एक मैं और बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि 25 फुट का मेरा घर चलता है मेरे साथ। तो 52 साल तो चला नहीं, जम्मू कश्मीर से आपकी यात्रा कन्याकुमारी तक आपने निकाली। ऐसा माहौल उत्पन्न किया, उन आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया, धारा आर्टिकल 317 हटा करके। तो वहां आतंकवादी नहीं थे क्या? वहां आप जाकर के तिरंगा फहरा रहे हो, तो उस मानसिकता को, जो आतंकवादी जैसी मानसिकता थी, उन मानसिकता को खत्म करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इन्होंने नहीं किया, उनको बचाने का काम इन्होंने जरूर किया। हेमंत भाई, आपने कहा कि अशोक जी मेरी एक बात समझिए, मेरी एक बात समझिए। क्या आपने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी?
कहां टूटी? अभी भी तो आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं ना, वहां पर आपने एक एक्सपेरिमेंट देखो, किया, देखो, अभी तक वहां एक चुनाव तक नहीं हो पाए। और दूसरी बात यह कि आईएसआई हमारी जमीन पर आकर हमारे देश में हुई एक घटना में जांच करके गई, ये कहां से ऐसी बात है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए? देखो मैं बताऊं कि जैसे एयर स्ट्राइक होती है तो एयर स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस ही लगाती है ना, वो या नहीं, सेना पर किसने लगाया? तो ये मनोबल किसका बढ़ेगा? दूसरे देश का बढ़ेगा, आतंकवादियों को बढ़ेगा। तो ये मानसिकता नहीं है क्या? अच्छा। अरे जम्मू कश्मीर में यदि आज आप मान लो तिरंगा फहरा रहे हो, ठीक है, और वहां इंडस्ट्रीज आ रही है सारी टूरिज्म बढ़ रहा है, पहले बढ़ता था क्या? और कुछ क्षेत्र में ही आतंकवाद रह गया, अब मैं बाकी में खत्म कर दिया गया, और वो भी नहीं है, मैं एक कुछ सालों में बहुत जाएगा। आम शब्दों में इस डिबेट को क्लोजिंग की ओर ले जा रहा हूं। जितना संगीन आरोप है उससे हल्के शब्दों और उससे हल्की घटना पर मैं आ रहा हूं। हेमंत भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। चोरी का प्लान बनाते लोग पकड़ में आ जाएं तो उन पर कार्रवाई होगी, डकैती का प्लान बनाते लोग पकड़ में आ जाएं तो कार्रवाई होगी, आतंक से सहानुभूति रखने वालों पर कार्रवाई कब होगी? और कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अगर कानून यह कह रहा है कि मोटिव को पकड़ना मुश्किल होगा और सहानुभूति एक ऐसा मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें बहुत कठिन जांच लगेगी, लगाइए, किसने रोका है? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो केवल इतना सा कह सकता हूं कि शायद ये भी बीजेपी की एक रणनीति है। भाई वो कांग्रेस अगर बेवकूफियां करती है तो वो करेक्शन क्यों करेगी? ये तो कांग्रेस जाने। वो तो जनता की अदालत में मुद्दों को जिंदा रखना चाहती है। भाई वो तो आज जनता की अदालत में ले जा रहे हैं ना ऐसे मुद्दे। अगर कांग्रेस को वो करेक्ट कर देगी तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे ना, मुद्दे फिर जिंदा कैसे रहेंगे? अब आप मुझे बताइए, जौहरी बाजार में पिछले दिनों एक मुसलमान व्यक्ति की मौत हुई, उसको करोड़ों रुपए का इन्होंने आर्थिक सहायता दी, क्या किसी हिंदू को भी दी क्या? तो ये गलती कांग्रेस क्यों करती है? बल्कि जौहरी बाजार और किशनपुर बाजार और तमाम बाजारों के जो हिंदू व्यापारी थे उनकी जरा सी भी शिकायत पुलिस ने नहीं सुनी, और सहानुभूति उस मुसलमान के बच्चे के साथ है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। से अगर बीजेपी को फायदा है तो कांग्रेस को भी तो इनडायरेक्ट बेनिफिट बना हुआ है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हिंदू तो आगे जाके कास्ट फैक्टर्स में बढ़ जाते हैं और उसका नतीजा चुनावों में देखने को मिलता है। तो इनडायरेक्ट फायदा तो कांग्रेस को भी बना रहेगा, वो चाहेंगे लगते रहे आरोप। नहीं, वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है ना साहब। इस बार एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने, तो वो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।